स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंप्लीट फ्री बैच है जो चल रहा है नेट जेआरएफ कॉमर्स दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए। तो आज आपको बता दें इस वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो होने वाली है अकाउंट्स के एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक पार्टनरशिप के बारे में। ये एक वीडियो से आपका पार्टनरशिप का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और लेक्चर्स में हम आगे की बात करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मन लगा के तैयारी कीजिए ताकि इस बार दिसंबर अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ लगभग कंफर्म हो जाए। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। ये मेरे बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी है जिससे आप ज़रूरत समझें तो पढ़ सकते हैं। आज बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स की। इससे पहले का जिन लोगों को लगता है कि अकाउंट्स के बाकी टॉपिक कहाँ हैं, तो मैं बता दूं यूनिट 1 पूरी तरीके से हो चुका है और यूनिट 2 में भी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगर पहले के कोई टॉपिक मिसिंग लग रहे हैं या आपको चाहिए कि पहले के कोई टॉपिक आप पढ़ें तो आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात करें तो पार्टनरशिप्स क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट्स वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो किससे डील करती है। देखिए पार्टनरशिप क्या होती है आपको पता है। मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अगर ये साथ में मिलकर के कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, साथ में मिलकर के कोई काम करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप है। बस आपको याद क्या रखना है कि पार्टनरशिप के लिए क्या होता है। पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट होता है। एक पेपर पे वो रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, तो एग्रीमेंट के अंदर ये होगा कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस रेशियो में लॉसेस को शेयर करेंगे और कौन पार्टनरशिप किसके पास ज़्यादा शेयर होगा, किसके पास कम होगा। ये सारी बातें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, ये सारी बातें किस में होती हैं, पार्टनरशिप के उस डॉक्यूमेंट में जिसका नाम पार्टनरशिप डीड होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? जब एक से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, साथ में बिजनेस करने के लिए, साथ में फर्म बनाने के लिए आते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या होता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम क्या देखेंगे, इसका मतलब पार्टनरशिप से जुड़ी जो अकाउंट्स से मतलब जो फाइनेंशियल वैल्यूज़ हैं उनको हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में देखेंगे। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय पार्टनर्स को भी देखते हैं, हैंडलिंग ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट्स, इन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। जब पार्टनरशिप कंफर्म के बारे में से जुड़ी सारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इसमें कुछ बहुत बड़ा टर्म नहीं है ना, ये पूछा जाने वाला है। पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज़ एन लीगल डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया एक पेपर होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा लीगल, जिस पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इतना होगा, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इतना होगा, पार्टनर्स का शेयर इतना होगा, लॉसेस का शेयर इतना होगा, ये एक्टिव पार्टनर होंगे, डोमिनेंट पार्टनर होंगे, जितने भी पार्टनरशिप से जुड़ी बातें हैं, जो पार्टनरशिप से जुड़ी बातें पहले से तय करी जाएंगी, प्री में तय करी जाएंगी, वो सारी बातें किस में लिखी होंगी, इस पार्टनरशिप डीड में, इस एग्रीमेंट में, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ बिजनेस, जो कि पार्टनरशिप के फॉर्म में बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इट क्लैरिफाइज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पार्टनरशिप डीड बनाने का फ़ायदा क्या है? पहले से पता होगा कि कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटी है, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो अगर कोई अपनी ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है तो आपको फाइंड आउट करना ईजी होगा। वहीं अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, मान लीजिए किसी चीज़ की पेमेंट करनी है, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, इन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया कि पेमेंट का या परचेज का डिपार्टमेंट कौन देखेगा या उसको सुपरवाइज कौन करेगा। तो अब ए सोचेंगे कि बी ने हो सकता है पेमेंट कर दी हो, बी सोचेंगे कि ए के थ्रू पेमेंट हो जाएगी, ये ए की जिम्मेदारी है, और लास्ट डेट किसी भी चीज़ की अगर निकलनी है, कोई भी टेंडर डालना है तो सब में सोता चला जाएगा, क्योंकि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से फिक्स ही नहीं है, तो सब एक दूसरे पे लोड डालेंगे। उससे बेहतर क्या है, पार्टनरशिप डीड बना ले। पार्टनरशिप डीड क्या करता है, ये क्लैरिफाई कर देता है आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ हैं, कौन क्या काम करेगा, ये क्लियरली इसमें होता है। दूसरा, मिनिमाइजेस कन्फ्लिक्ट। जब दो लोगों के बीच में या कि दो से ज़्यादा लोगों के बीच में पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हुई हैं, सबके काम बटे हुए हैं, सबके शेयर ऑफ प्रॉफिट बटे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आज ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो कोई XYZ कहेगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। नहीं, जब सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो आप कभी भी देखिए जब भी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं तो कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या करता है, कन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज़ करता है और प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन। अगर कल को आपको आपको मान लीजिए दो पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मान लीजिए पार्टनर और पार्टनर के बीच में हो गया या पार्टनर्स और किसी थर्ड पार्टी के बीच में हो गया। इन दोनों केस में प्रूफ क्या काम करेगा, आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आप एक फर्म है, पार्टनर्स में मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के बहस हो गई या प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के किसी ने चीटिंग कर दी, तो आप जा सकते हो उस डीड को लेकर कोर्ट में जा सकते हो ना, कह सकते हो भाई मेरा पार्टनरशिप रेशियो 2:3 का था, मुझे 3 हिस्सा मिलना चाहिए था, 3/5 मिलना चाहिए था, मुझे 2/5 ही मिला। तो इस तरह की कंप्लेन लेकर के आप जा सकते हो। एग्रीमेंट ऐसी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस करना है तो आपको एक एंटिटी बताने के लिए, साबित करने के लिए एग्रीमेंट काम आएगा। पार्टनर से डीड में क्या क्या होता है, तो आप जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेम और एड्रेस, पार्टनर्स का सबका इंडिविजुअली अलग अलग नेम ऑफ एड्रेस, किस नेचर का बिजनेस है, आप माइक्रो स्मॉल बिजनेस कर रहे हो, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया, ए ने 1 लाख लगाया है, बी ने 2 लाख लगाया है, ये सब भी किस में होगा, पार्टनरशिप डीड में होगा।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, 3:4 है, जो भी है, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है। देखिए एक तो हो सकता है कि आप पार्टनरशिप क्या करें, साल भर के लिए बनाएं, 5 साल के लिए बनाएं, 10 साल के लिए बनाएं, 20 साल के लिए बनाएं। तो ड्यूरेशन का, एग्रीमेंट का ड्यूरेशन क्या है, हर साल रिन्यू करना चाह रहे हैं, तो जो भी एग्रीमेंट का ड्यूरेशन है वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर कोई पार्टनर को एडमिट करना है, ये मतलब कि हम मान लीजिए ए और बी ने मिलकर कंपनी बनाई, पार्टनरशिप फर्म बनाई सॉरी, अब उनको सी को एडमिट करना है या कल को ए को सोच रहे हैं कि हमको बी को रिटायर करना है, तो इस सब केस के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी पहले डिसाइड कर ली जाती है पार्टनर्स के द्वारा और वो एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो एडमिट और रिटायर करने का पार्टनर्स का तरीका भी इसमें होगा। कोई डिस्प्यूट अगर राइज हो जाता तो हम लोग अपनी डिस्प्यूट कहाँ सॉल्व करेंगे, पार्टनर्स ये भी पहले डिसाइड करके डीड में डाल देते हैं कि अगर हमारे पास बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको हम इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, या इस थर्ड पार्टी के पास जाएंगे या कोर्ट की मदद लेंगे, जो भी होता है वो प्री डिसाइडेड होता है। और अगर कोई अकाउंट्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म मान लीजिए हमने बनाया और 2 साल बाद 10 साल बाद हमको पार्टनरशिप फर्म बंद करना है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे किसको कितना पैसा मिलेगा, किसको पहले सेटल किया जाएगा, किसको बाद में सेटल किया जाएगा, वो सारी बातें भी पार्टनरशिप डीड में होती हैं। अब देखिए पार्टनरशिप डीड जो है क्या वो बनाना कंपलसरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर करना किसी बिजनेस फर्म के लिए, किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर करना कंपलसरी है क्या, तो आपको याद रखना है कि आंसर इज़ नो। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, मतलब ये आपके लिए मजबूरी नहीं कि आप ज़रूर से पार्टनरशिप डीड बनाएं, पर हाँ एडवाइजेबल ज़रूर है। ये एडवाइस किया जाता है कि पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए, तो बनानी चाहिए अलग चीज़ है और बनानी पड़ेगी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, नहीं। एडवाइजेबल है पार्टनरशिप डीड बनाना, तो हाँ। क्यों एडवाइजेबल है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड होगा तो क्लैरिफिकेशन कन्फ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा कि वो सब चीज़ें कितनी आसान कर देगा, तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ईजी होगा, सेटलमेंट ईजी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मान लीजिए अगर जब कंपलसरी नहीं तो कुछ फर्म्स तो ऐसी भी होंगी जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगी। उस केस में पार्टनरशिप डीड के ना होने के केस में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, किन चीज़ों को कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम जब प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं तो अभी तक तो पार्टनरशिप डीड होती तो जिस रेशियो में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता उसमें शेयर करते, पर जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली शेयर हो जाएगा, इक्वली शेयर होगा। ठीक है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर 3 पार्टनर हैं और 9,000 का प्रॉफिट हुआ है तो सबको 3,000 मिल जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर यही मान लीजिए पार्टनरशिप डीड होता तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, जो आपने पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया होता वही पार्टनरशिप रेशियो होता, पर क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होंगे। राइट टू रेम्यूनरेशन, कोई रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं है पार्टनर्स को, कोई सैलरी अगर पार्टनर चाहें कि हम अपने आप को सैलरी दें हर साल हर महीने 10,000 की, तो नहीं दे सकते। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो राइट टू रेम्यूनरेशन पार्टनर्स के पास नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड नहीं है। पार्टनर्स की वाइफ दे दे, पार्टनर्स का हस्बैंड दे दे, मतलब अदर देन पार्टनर्स, अगर उनकी फैमिली से कोई दे तो भले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, पर विदाउट पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड नहीं है। किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर आप लोन भी देते हैं तो जो कैपिटल लेकर के आए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी कोई चार्ज नहीं है। अगर एग्रीमेंट होता तो आप 2%, 3%, 6% कुछ फिक्स कर सकते थे, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या हो गया, पार्टनरशिप में कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब उनको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अब सुनिए, प्रॉफिट शेयरिंग कैसी होगी, तो इक्वल होगी। राइट टू रेम्यूनरेशन, क्या सैलरीज रेम्यूनरेशंस निकाल सकते हैं वो लोग, सैलरीज निकाल सकते हैं, आंसर इज नो। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप ले सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नहीं, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, क्या अगर हम ड्राइंग्स करते हैं, मतलब बिजनेस से पहले पैसा निकाल लेते हैं, हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या उस पर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज अ पार्टनर, तो भी आंसर इज नहीं। जब हमारे कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो हमारी ड्राइंग पे भी हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, दैट इज कॉमन सेंस। तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस होने में ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये याद रखना है, ये 6% पर एनम फिक्स है, चाहे पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो या ना हो, 6% तो देना ही पड़ेगा। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर आपने अलग से कोई और रेट लिखा है तब तो बात अलग है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे, 6% पे। ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो देखिए ये तो बहुत सिंपल चीज़ है कि 2 और 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, एक उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होने का मतलब क्या, कोई ऐसा काम होना चाहिए जो अलाउड हो। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पार्टनरशिप फर्म बना करके आप इलीगल काम शुरू करो, मतलब बिहार में अगर अल्कोहल बैन है तो आपने कहा कि हम पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे और बिहार में अल्कोहल बेचेंगे, तो दैट इज़ इलीगल। इलीगल काम आपको करना अलाउड नहीं। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग का कंसेप्ट होना चाहिए, पार्टनर्स हो गई तभी जब आप प्रॉफिट बांटोगे, और बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बात बहुत अच्छी ध्यान रखिएगा, ये पार्टनर्स के लिए बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। क्या पार्टनरशिप फर्म में सबको काम करना ज़रूरी है, नहीं, ये पार्टनर्स के अपने डिसीजन पे हो सकता है कि सारे पार्टनर्स वर्क करें उस फर्म के लिए, हो सकता है कि सबके बिहाफ पे एक ही पार्टनर काम करे बाकी पार्टनर्स काम ना भी करें,
और उनको तब भी उनका प्रॉफिट का शेयर मिलता रहे। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, पार्टनरशिप डीड पे जो भी उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिखा है उसी हिसाब से गवर्न होगा। तो इट कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक भी सबकी तरफ से भी कर सकता है, तो डिपेंड कंप्लीटली अलाउड। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, काइंड्स ऑफ पार्टनर, किस किस तरह के पार्टनर होते हैं। तो एक होते हैं एक्टिव पार्टनर, नाम से क्या लग रहा है, ये कैसे हैं, एक्टिव हैं। एक्टिव मतलब एक्टिव कौन होता है, जो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे। तो एज द नेम सजेस्ट ही टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस। जब क्लास में पढ़ाते हैं, अभी ये तो मान लीजिए हमारी वर्चुअल क्लास है, जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो बच्चों को हम लोग कहते हैं ना क्लास में पार्टिसिपेट करिए, या पार्टिसिपेटरी बच्चे किनको कहा जाता है कि बच्चे बहुत एक्टिव बच्चे हैं, उनको कहा जाता है जो क्लास में रिप्लाईज देते हैं, आंसर देते हैं। इसीलिए जैसे आप लोग में से भी जो लोग कमेंट करते हैं, अभी मैंने देखा कि पहले तो बच्चे बिल्कुल कमेंट नहीं करते थे, अब वीडियोस पे फिर भी बच्चे जो हम लोग सवाल पूछते हैं उसका आंसर देने लगे हैं नीचे। तो बच्चे क्या हैं, एक्टिव बच्चे हैं, इसका मतलब वो वीडियो बहुत ध्यान से सुनते हैं। तभी जब आप ध्यान से सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि बीच में कोई सवाल दिया गया था। मैं अलग से तो कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं करता, पढ़ाते वक्त जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है वो बोल देता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप लिखते हैं तो उसका मतलब आप बहुत ध्यान से वीडियो को सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या हो गए, एक्टिव स्टूडेंट हो गए। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस में, फर्म्स के हर काम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, लगातार पार्टिसिपेट करे। ये डेली बिजनेस संभालता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो बाकी जितने तरह के पार्टनर्स हम पढ़ेंगे ना, उन सबके बिहाफ पे बिजनेसेस को संभालते हैं। ठीक, दिस मीन्स ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो क्या एक्टिव पार्टनर एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स है, तो बिल्कुल एजेंट मतलब उनके, क्योंकि उनके लिए काम करता है, बाकी तो कर नहीं रहे। मान लीजिए अगर कोई डॉर्मेंट पार्टनर होगा, स्लीपिंग पार्टनर होगा, वो तो काम करेगा नहीं, तो उसके बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं, तो ये उनके एजेंट का भी काम करते हैं। तो पार्टनर कैन बी अ एजेंट एज वेल। ठीक है, व्हेन एन एक्टिव पार्टनर विशेज टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस अबाउट द सेम। ठीक है, अगर कोई एक्टिव पार्टनर रिटायर होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फर्म देखिए एक्टिव पार्टनर्स के बेसिस पे ही लोगों ने अपना पैसा लगाया, सब कुछ लगाया है। तो एक्टिव पार्टनर अगर कोई वहाँ से अपने आप को अलग करा, उस फर्म से अलग करा, तो उसको एक पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी कि आज से इस फर्म से मेरा कोई लेना नहीं, मैं इस फर्म से दूर जा रहा हूँ या अलग हो रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन है नहीं। अगर रिटायरमेंट होगा तब भी यही होगा। अनलेस ही गिव्स अ पब्लिक नोटिस ही विल बी लायबल फॉर ऑल एक्ट्स इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब मतलब मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पर 2 एक्टिव पार्टनर्स हैं, ए और बी। एक सी पार्टनर भी, पर वो डोमिनेंट वो है, क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर। अब सी को तो मैं जान नहीं रहा, मेरी ट्रेडिंग किसके साथ थी, ए और बी के साथ। ठीक है, सी डी मान लीजिए 2 पार्टनर्स और हैं, ये स्लीपिंग पार्टनर्स है जो पता नहीं चलते कि पार्टनर्स भी हैं। तो इनके बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं, मैं तो ए और बी से बिजनेस कर रहा था, मैंने इनको लोन दिया था और ये दोनों रिटायर हो गए। सी और डी आए, ये कह रहे हैं हम कोई लोन चाहते नहीं, हम देंगे नहीं। तो अब इस केस में क्या, अगर इन्होंने पब्लिक, इनको इसीलिए क्योंकि सारे एग्रीमेंट्स आपके थ्रू हुए हैं, आपके नाम पे हुए हैं, आपसे रिलेशन में हुए हैं, आप एजेंट बन के गए थे सबकी तरफ से, तो या तो आप पब्लिक नोटिस इशू करोगे कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म से रिलेशन तोड़ रहा हूँ। तो मैं एज एन सप्लायर जिसने आपको लोन दिया था, मैं कहूँगा ना मेरी बात करा दीजिए नेक्स्ट पार्टनर से, या मेरा लोन क्लियर करिए। ठीक है, या मेरा क्रेडिट जो मैंने आपको दिया उसको क्लियर करिए, या नए पार्टनर्स को बता दीजिए कि इनका इतना क्रेडिट है, ये सब कुछ है। एक बात ही। और अगर मैंने मान लीजिए एज अ पार्टनर ए और बी ने ये नहीं बताया, पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या वो पार्टनरशिप फर्म से अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइबिलिटी कल को निकलती है तो ये आफ्टर रिटायरमेंट भी लाइबल हेल्ड किए जा सकते हैं, या आफ्टर रिटायरमेंट भी इनके ऊपर लाइबिलिटी रह जाएगी। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं, जिनके बारे में बहुत देर से बात कर रहा हूँ। स्लीपिंग क्या होता है, कुछ बच्चे क्लास में सोते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे डज नॉट पार्टिसिपेट इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये जो रोजमर्रा के काम है, डेली काम है, उसमें नहीं काम आएंगे। ही डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन डेली एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, हाउएवर बाउंड बाय द एक्शन ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स या बाकी पार्टनर्स जो भी डिसीजन लेंगे या इनके बिहाफ पे जो भी बोल देंगे उसके लिए लायबल होंगे, वो सारे एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। पर ये क्या डेली बेसिस पे काम करेंगे, तो नहीं, ये कभी देखने भी नहीं जाएंगे। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अभी उनके बारे में आप अगली पार्टनरशिप टाइप में पढ़ेंगे। डोमिनेंट पार्टनर जिसको बोलते हैं हम नॉमिनल पार्टनर, यानी ऐसे पार्टनर जो नाम के पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स दैट डज नॉट हैव एनी रियल और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप, ही इज़ ओनली लेंडिंग हिज नेम टू द पार्टनरशिप। अब मान लीजिए विराट कोहली किसी पार्टनरशिप फर्म का ब्रांड एम्बेसडर, पार्टनरशिप फर्म में कह दे कि हम भी पार्टनर्स हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन के काम संभालने जाएगा? उसके पास इतना टाइम है नहीं। या कोई भी अदर आप सेलिब्रिटी जानते हैं, तो जब सेलिब्रिटी किसी बिजनेस में पार्टनर बनते हैं, उसका मतलब वो कैसे पार्टनर बनते हैं? नॉमिनल पार्टनर, क्योंकि केवल जनता को ये बताया जाएगा, नाम बताया जाएगा कि हमारे पार्टनर हैं, पर वो एक्चुअल में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, ना ही वो कोई कॉन्ट्रीब्यूट। जैसे जो स्लीपिंग पार्टनर है वो भी कोई रोल डेली बेसिस पे रोल प्ले नहीं करते, पर वो कैपिटल तो लगाते हैं। ये ना कोई कैपिटल लगाएंगे ना कोई काम करेंगे, केवल इनका नाम यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ही विल नॉट हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट्स आइदर, ना ये कैपिटल लगाएंगे ना इनको प्रॉफिट मिलेगा, पर ये लाइबल होंगे आउटसाइडर्स एंड थर्ड पार्टीज़ को
अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कुछ किया तो आप किसी पार्टनरशिप फर्म से एसोसिएटेड होंगे वो, तो उनका नाम यूज़ किया जाएगा, उसके बदले उनको कुछ कंपनसेशन, सैलरी जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। बदले में इनसे कोई कैपिटल नहीं लिया जाएगा और कोई इनको प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर इनके बिहाफ पे बाकी लोगों ने, बाकी पार्टनर्स ने कोई एक्शन लिया तो जब लाइबिलिटी निकाली जाएगी तो क्या ये ही विल बी हेल्ड लाइबल? तो ही विल बी हेल्ड लाइबल, क्योंकि वो आपके साथ के पार्टनर्स हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, तो आप भी समझ लिए। ठीक है। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब होता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब इफ़ अ पर्सन होल्ड्स आउट टू अनदर दैट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब क्या मतलब है पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब? ए बी सी एक फर्म के पार्टनर हैं। अब एक आदमी है डी, ये पार्टनर है या नहीं ये मटेरियल नहीं है, लेकिन डी ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को कहा कि अरे आप इस पार्टनरशिप फर्म के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए, मैं भी इसका पार्टनर हूँ, आप समझ लीजिए आप मेरे साथ एग्रीमेंट करें। ऐसा हम लोग अक्सर कहते हैं गारंटी देने के लिए कि आप, जैसे आप मान लीजिए डी का कोई रिलेटिव है थर्ड पार्टी, उसने कहा अरे आप मेरे साथ ही एग्रीमेंट कर रहे हैं, मैं पार्टनर हूँ इस बिजनेस में, आप समझिए ये मेरा ही बिजनेस है, तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये पार्टनर है या नहीं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसने थर्ड पार्टी के सामने क्लेम किया है कि ही इज़ अ पार्टनर, तो इस थर्ड पार्टी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए इसकी लायबिलिटी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ठीक है। बाय, इसने क्या किया, अपने वर्ड से या एक्शन से ये कहा है कि ये पार्टनर हैं, तो ये कभी डिनाई नहीं कर सकते कि ही इज़ नॉट अ पार्टनर। बस इतना इसका मतलब आएगा कि इवन दो सच अ पर्सन इज़ नॉट अ पार्टनर, ये पार्टनर ई नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है एज सच, तो ही बिकम्स पार्टनर बाय एस्टॉपल फॉर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट किया तो वो पार्टनर बन जाएंगे बाय होल्डिंग आउट, वो उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लायबल रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सामने वाले को ऐसा रिफ्लेक्ट किया है। आपने तो मान लीजिए अपने रिश्तेदार पे भरोसा करके बताया, तो अब अगर कोई पार्टनर ऐसा क्लेम कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब ज़रूरी से पता है कि जो एक्चुअल पार्टनर्स हैं, जो एक्चुअल ओनर्स हैं, उनको पता रहा होगा कि कोई मेरे नाम पे क्लेम कर करके एग्रीमेंट कर रहा है, तो सारी लायबिलिटी उसकी भी होगी। ठीक है। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ये लोग तो आजकल आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, मतलब जब फ़ायदा होता है तो लोग आपके पास रहते हैं, वरना नहीं रहते। तो ये तो सोशल चीज़ है, इसमें कुछ समझाना नहीं। खैर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर विल ओनली शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, अगर कोई लॉस होगा, कोई लायबिलिटी होगी तो वो लायबल नहीं है, केवल जब प्रॉफिट होगा तो ही वो पार्टनर रहेगा। ठीक है। दैट इज़ नोन एज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल माइनर, अगर किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई माइनर है, कोई 18 साल से छोटा बच्चा है, तो ही इज़ पार्टनरशिप इन प्रॉफिट्स ओनली, वो किसी के लिए लायबल नहीं होगा। अगर किसी का बिल नहीं पेमेंट हो तो ही इज़ नॉट लायबल, बट अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर लेगा। देखिए इस माइनर पार्टनर अलग से लिखा हुआ है ना। अब माइनर कैन नॉट बी अ फर्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता, पार्टनर होगा तो कैसा पार्टनर होगा, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली ही होगा, वो भी उसके पेरेंट्स के कंसेंट वगैरह से। ठीक है। माइनर क्या है, तो 18 ईयर्स ऑफ एज से नीचे वाला। एक बार 18 ईयर्स एज का एज वो क्रॉस कर ले, माइनर से मेजर हो जाए, तो अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली रहा भी है तो उसको फिर वो क्या करेगा, उसको 6 मंथ्स दिया जाएगा डिसाइड करने के लिए वो पार्टनर रहना चाहता है वो या निकलना चाहता है। नहीं तो पता लगा वो माइनर एज अ माइनर पार्टनर था, बाद में उससे पूछा नहीं गया तो मेजर में भी पार्टनर रहा और बाद में उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वो 18 का हो जाएगा उसको 6 महीने का टाइम देंगे कि आप डिसाइड कर लो कि आपको इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है, क्योंकि अब आप सिर्फ पार्टनरशिप इन प्रॉफिट नहीं रह जाओगे, अभी आप लॉसेज में भी, लायबिलिटी में भी पार्टनर हो जाओगे, तो आपको इस पार्टनरशिप फर्म में रहना है या छोड़ देना है, ये उसका डिसीजन होगा आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के पास क्या क्या अधिकार है, तो क्या क्या अधिकार हैं। अगर आप एक पार्टनर हो ए बी सी, तो इन तीनों के पास कॉमन अधिकार जो सबके पास है क्या है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, मतलब डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोई भी ए या बी हो, सी हो, कोई भी खोल के देख सकता है। प्रॉफिट एंड लॉसेज होंगे सब बांटेंगे। लॉसेज कौन नहीं बांटेगा, तो अगर माइनर पार्टनर होगा तो वो नहीं बांटेगा। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेज, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन्स और एडवांसेज अलाउड है तो इनको भी मिलेंगे। टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर एक भी पार्टनर चाहता है कि कोई नया पार्टनर नहीं आए तो नया पार्टनर नहीं आएगा। टू कंसर्न अबाउट द अफेयर्स ऑफ फर्म, फर्म से जुड़ा किसी भी बारे में बातचीत करने का भी पूरा अधिकार किसके पास है, पार्टनर्स के पास होता है। अब पार्टनर्स के पास इतने सारे अधिकार हैं तो कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कंपलसरी होंगी उनके लिए। तो ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, टू कैरी, उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि टू कैरी ऑन द बिजनेस विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। अपना फ़ायदा नहीं देखना है, ये देखना है कि ए बी सी तीनों का कॉमन में फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस काम से, वैसा ही काम करना है। टू होल्ड एंड यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ओनली फॉर द फर्म। अब मान लीजिए आपने पार्टनरशिप फर्म खोली और उसके लिए कोई गाड़ी ली, तो पार्टनरशिप फर्म की गाड़ी, इसका मतलब वो पार्टनरशिप के काम के लिए है। अब कोई उसको पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी फैमिली को घुमाने के लिए, टूर एंड ट्रैवल करने के लिए यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। अगर आप पार्टनर हैं तो पार्टनरशिप से जुड़ी प्रॉपर्टी को केवल पार्टनरशिप फर्म के काम में ही लेंगे। टू डिवोट टाइम एंड अटेंशन टू द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, अपना समय आप किस में लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे, पार्टनरशिप फर्म को देंगे। ऐसा नहीं कि आप पार्टनर बन गए उसके बाद आप गायब हैं, कभी किसी डिसीजन मेकिंग में आई नहीं रहे, कोई काम कहीं नहीं, जब प्रॉफिट बांटना है तो आप चले आ रहे हैं। टू एक्ट विद इन द अथॉरिटी, अथॉरिटी से ऊपर बढ़ के एक्ट नहीं करना है।
मतलब जितनी भी आपके पास पावर है दुनिया को उतनी दिखानी है। ऐसा नहीं कि आप जाकर के सबके बिहाफ पे अकेले डिसीजन लेके चले जाओ। और अगर आप मान लीजिए सबने आपको एजेंट बनाया है कि सबके बिहाफ पे आप ही डिसीजन लोगे, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर नहीं बनाया है तब भी आप जाकर के दुनिया के सामने पूरा क्लेम कर रहे हो कि आप मुझे पैसा दे दो मैं इतना कर दूंगा, तो आप उस तरह से या पर्सनल लेवल पे ट्रेडिंग कर ले रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। जितना आपके अथॉरिटी में है केवल उतने में ही आप एक्ट करेंगे। टू आइडेंटिफाई द लॉस कॉज्ड बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट और एनी ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। अगर उसकी वजह से कोई लॉस होता है या कोई एग्रीमेंट में कोई छेड़खानी होती है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होता है, कोई पॉलिसीज़ वो एग्रीमेंट की या कोई रूल वो एग्रीमेंट का तोड़ देता है, तो उसके लिए वो ही जिम्मेदार होगा, इस बात को मानना। अब बात करेंगे पावर्स ऑफ पार्टनर्स की। जैसे हमने राइट्स की बात की, मतलब उनके क्या अधिकार हैं, फिर हमने ड्यूटीज़ की बात की, पावर्स क्या क्या हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें केवल आपकी पढ़ने के लिए लिखी हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि पूछ सकते हैं। एवरी पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी मे बाइंड द फर्म बाय फॉलोइंग एक्ट्स। क्या क्या कर सकता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर सकता है। इंगेजिंग सर्वेंट्स टू परफॉर्म द बिजनेस ऑफ फर्म, सर्वेंट्स को बिजनेस ऑफ फर्म यानी फर्म से जुड़े काम के लिए डायरेक्ट कर सकता है कि आप ये काम करिए, इस टाइम को करिए, इस तारीख को करिए, ये काम करके दीजिए, पर कैसा काम हो जो बिजनेस ऑफ फर्म से जुड़ा हो। ऐसा नहीं कि सर्वेंट्स अपने घर का काम कराने लगे। रिसीविंग पेमेंट्स ऑफ डेट्स ड्यू टू द फर्म्स के लिए जो पेमेंट्स बाकी हैं वो पेमेंट को रिसीव करना, उसके बदले में रिसिप्ट इशू करना, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बिजनेस के लिए फर्म के बिजनेस के लिए कोई पैसा चाहिए तो उसके लिए मनी बोरो कर सकते हैं। ड्राइंग चेक्स एंड इंडोर्सिंग बिल्स एंड प्रोमिसरी नोट्स इन द नेम ऑफ फर्म। फर्म के नाम पे कोई, जाहिर सी बात है फर्म एक अलग एंटिटी होती है वो तो अलग बात है, पर फर्म खुद के लिए खुद थोड़ी चेक्स ड्रॉ करेगी। तो चेक्स ड्रॉ करना, प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करना, बिल्स ड्रॉ करना, ये सब कौन करेगा? फर्म्स करेंगे। एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या नहीं आता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्या क्या नहीं आता। एम्प्लॉयड अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटी मानी जाती बिना लिखे भी। अगर कोई फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर करना, ये नहीं कि कोई फर्म की प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल लैंड है, बिल्डिंग है, उसको आपने एक्वायर कर लिया, नहीं, एक्विजिशन कर लिया, नहीं। ओपनिंग अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे अकाउंट खोल रहे हो, लेकिन कैसे खोल रहे हैं आप? अपने नाम पे, फर्म के नाम पे खोलो, दैट इज़ अलाउड। पर अगर आप अपने नाम पे खोल रहे हो फर्म के बिहाफ पे अकाउंट, उसमें पेमेंट लेंगे, दैट इज़ नॉट अलाउड। फर्म के बिहाफ पे किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर जाना, नॉट अलाउड। सारे पार्टनर्स की मंजूरी होगी, पार्टनर फर्म एक साथ करेंगे, कोई पार्टनर अकेले नहीं कर सकता। सबमिटिंग अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, अकेले आप गए और कोई डिस्प्यूट था उसको लेकर के लॉ के पास चले गए, आर्बिट्रेशन बॉडी के पास चले गए, मतलब आर्बिट्रेशन मतलब जो दो लोगों में समझौता कराते हैं, मध्यस्थता करते हैं, तो आर्बिट्रेटर के पास चले गए, नहीं हो सकता, सबको एक साथ जाना पड़ेगा, इस एक पार्टनर की पावर में नहीं आता। विड्रॉल ऑफ अ सूट, कोई केस चल रहा है फर्म के नाम से और आपने उसको विड्रॉ कर लिया कि मैं पार्टनर हूँ, मैं ही तो ओनर हूँ, लाओ केस विड्रॉ कर दूँ, नहीं हो सकता। वो फर्म का डिसीजन होगा, आपका डिसीजन नहीं होगा। फर्म का डिसीजन होगा जब कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, मतलब सारे पार्टनर्स का मिला जुला डिसीजन होगा। कॉम्प्रोमाइजिंग और रिलिंक्विशिंग एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म, फर्म का कोई क्लेम कहीं पेंडिंग है, आपने कहा कि काम करो 10 लाख का पेंडिंग है, हमको मुझे 2 लाख दे दो, क्लेम सेटल कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। वो डिसीजन अगर होगा तो पूरी पार्टनरशिप फर्म का होगा, आप अपने लेवल पे सेटल नहीं कर सकते हो। एडमिशन ऑफ अ लाइबिलिटी इन अ सूट, किसी लाइबिलिटी को आपको जब निकाल नहीं सकते तो किसी लाइबिलिटी को आप किसी केस में सूट में ऐड भी नहीं कर सकते बिना सबसे पूछे। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फर्म की है उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो। मतलब ट्रांसफ़र मतलब ये नहीं हो कि मतलब फर्म के नाम पे हो आपने उसको किसी और के नाम पे कर दिया, नहीं कर सकते। वरना क्या होगा, अगर मुझे लैंड एक्वायर करनी है, मैं पार्टनर तो क्या करूँगा, मैं एक्वायर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्रांसफ़र अगर करने की पावर रहेगी तो मैं क्या करूँगा, उसको किसी अपने जानने वाले को, किसी अपने रिलेटिव को ट्रांसफ़र कर दूँगा और बाद में फिर एक्वायर कर लूँगा। तो इसलिए ट्रांसफ़र भी अलाउड नहीं है, एक्विजिशन भी अलाउड नहीं है। ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, कितने अकाउंट्स बनने पड़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में? तो पहला तो बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बनाते आए हैं, हमेशा आप 12 से बनाते आए हो। पीएल क्या होता है, उसमें प्रॉफिट और लॉस हम लोग निकालते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, इसमें जो प्रॉफिट और लॉस निकला हुआ है उसको अमंग द पार्टनर्स शेयर करना होता है। मतलब सारे एक्सपेंसेस पार्टनर्स पे बांटे जाएंगे और सारे प्रॉफिट जो प्रॉफिट निकलेगा उसको पार्टनर्स पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, ये कैसा है, नॉमिनल अकाउंट है। तो क्या पीएल अप्रोप्रिएशन इज द नॉमिनल अकाउंट? तो आंसर इज यस। अगर ये पूछता है तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सटेंशन बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, फिर जो प्रॉफिट होगा उसको बांटने के लिए आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। साथ में मैंने फॉर्मेट्स भी अटैच कर दिए हैं। फॉर्मेट नहीं पूछता, लेकिन देखना आपको आना चाहिए कि आपको पता रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइड रहता है, सैलरी कमीशन रिजर्व चार्ज होता है, प्रॉफिट जब ट्रांसफ़र होता है तो इस तरफ होगा, लॉस होगा तो इस तरफ होगा, मतलब जो भी चीज़ें होंगी ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने फॉर्मेट केवल आपके देखने के लिए लगाया है। ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। दो तरीके मतलब एक है फिक्स्ड, एक तरीका है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल बनाने का, एक तरीका है फिक्स्ड कैपिटल।
इसमें क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखेंगे जब तक कोई नया, मतलब आपने एक बार अगर 2 लाख रुपए कैपिटल दे दिया, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी जब तक आप कोई नया कैपिटल ना इंट्रोड्यूस कर दो। आप 3 महीने बाद 1 लाख और दे दोगे तभी इसमें कोई चेंज करेंगे, वरना इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। दिस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल तरीका। एक तरीका होता है फ्लोटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, इसी कैपिटल अकाउंट में ही सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, देखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं। इस मेथड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कैपिटल अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो जो रेगुलर ट्रांजैक्शन है वो कहाँ लिखेंगे, अगर कैपिटल अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं करेंगे वो लिखेंगे करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, खाली बस अगर कैपिटल आएगी या कैपिटल निकाली जाएगी तो ही कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। और करंट अकाउंट में क्या होगा, इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी एक्सेट्रा, सब किसमें लिखे जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या याद रखना है, ये से याद रखना है कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं। एक कैपिटल अकाउंट जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, केवल कैपिटल आएगा या कैपिटल जाएगा तो ही लिखेंगे, और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, पेमेंट है, विड्रॉल है, वो सब किस में लिखा जाएगा, वो सब करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। वही अगर हम बात करें फ्लोटिंग मेथड की, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, देखिए फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और पार्टनर्स करंट अकाउंट का। इसमें क्या हुआ, टू बैंक अगर ड्राइंग है तो, और बाय बैलेंस, ये तो बाय बैंक अगर एडिशनल कैपिटल लाई जाती है तो यहाँ लिखेंगे, कुछ पैसा निकाला जाता है तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये बाकी आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बाकी सब कुछ इसमें है। ठीक है, फॉर्मेट भी आपके देखने के लिए, फॉर्मेट नहीं आता लेकिन पता होना चाहिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, इसमें एक ही सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा। इसी कैपिटल अकाउंट में हम सब कुछ लिखेंगे, ड्राइंग भी लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी लिखेंगे, सब कुछ इसी में आएगा। ठीक है, इसमें कोई अलग से अकाउंट नहीं बनता। दिस इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर ड्राइंग्स पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे हैं। इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स फॉर इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू द फर्म। अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये कमेंट सेक्शन में फिर से आप जाके कमेंट करेंगे, मैं पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब पार्टनर्स को नहीं देना होता है। इसी वीडियो में पहले बताया है, जिसको याद हो, जिसने ध्यान से सुना हो वो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि व्हेन पार्टनर्स आर नॉट सपोज टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अगर पार्टनर कुछ पैसा आपके फर्म में लगा रहा है, वो कहीं और लगाता तो उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता, एफडी करता कुछ रिटर्न मिलता, तो अगर फर्म में वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कुछ इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, इट इज़ रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरफ लिखते हैं, डेबिट की साइड लिखते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये देखिए कैपिटल जो एंड ऑफ द पीरियड थी उसमें से ड्राइंग ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया, शेयर ऑफ लॉस ऑफ द ईयर ऐड किया, ये सारी चीज़ें माइनस की और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, ये फॉर्मेट भी देख लीजिएगा। बस आप कैसे देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला जाता है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू जितना परसेंटेज है इंटू टाइम, बस इतना है आपको याद रखना। अगर 12 महीने के लिए कैपिटल रहा है तो 12 महीने का, मान लीजिए अगर कैपिटल रहा है आपका 1 लाख रुपए तो 1 लाख इंटू 6%, जो हम लोगों ने कहा 6% है मान लीजिए, इंटू अगर वो 12 महीने के लिए रहा है तो इंटू 12, बस ऐसे निकाला जाएगा। दिस इज़ द फॉर्मूला। ये आपको याद रखना, फॉर्मेट नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पूछ सकता है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मेट मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लगा दिया आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, इसके बाद बनता है पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाते वक्त। ये तभी अलाउ होगा जब पार्टनरशिप डीड होगी। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके लिए बारे में अलग से नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होगा। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स क्लॉज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप में ये तो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर ये नहीं लिखा है तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तभी। या तो ये क्लियरली मेंशन्ड हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तब तो बात अलग है। अगर सिर्फ ये लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, पर कैसे अलाउड होगा उसके बारे में कोई डेटा नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो तब अलाउड होगा जब प्रॉफिट होगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा इफ बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट से पहले जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट निकालते हैं ना पीबीआईटी, वो इंटरेस्ट के बराबर ही है, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। या इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो, मतलब जहां तक प्रॉफिट होगा केवल वहीं तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो। उसके आपको सिंपल भाषा में समझना है कि अगर पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पर कैसे मिलेगा उसके ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, तो हम केवल प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसके चक्कर में अपना लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे वो हम क्या करें, अगर इंटरेस्ट तो ना देंगे, अगर इंटरेस्ट मान लीजिए 500 प्रॉफिट बच रहा है और इंटरेस्ट 700 है तो हम केवल 500 का पेमेंट करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, बस लॉस में नहीं जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के चक्कर में, बस ये याद रखिएगा किसी भी केस में। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, अगर इसने क्या लिखा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो याद करिए एक्सपेंसेस और चार्जेस क्या होते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपके लॉस हो, चार्जेस पे करने होते हैं।
तो वैसे ही तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। तो अब देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा है, लेकिन फिर भी करते हैं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पर कितना देंगे वो एज अ चार्ज है या नहीं, इसके बारे में कुछ अलग से नहीं लिखा है, तब हम क्या करेंगे? हम तभी इंटरेस्ट देंगे जब हम प्रॉफिट में होंगे, या जितना प्रॉफिट होगा उतने में से ही इंटरेस्ट पे करेंगे। तीसरी कंडीशन है कि ये लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगी और इंटरेस्ट को क्या ट्रीट करेगी? एज अ चार्ज ट्रीट करेगी, एज एक्सपेंस ट्रीट करेगी। उस केस में चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो है वो देगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकाला जाता है? तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। ड्राइंग का मतलब आपने फर्म से कुछ पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो भाई अगर आप फर्म के पैसा निकालोगे, फर्म उसको कहीं यूज़ करता तो कुछ कमाता, आपने निकाल लिया तो उसका लॉस हुआ, तो आप उसको क्या करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। उसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू जितना भी मंथ का निकालना हो या डे का निकालना हो। अगर मंथ का निकालना है तो अपॉन 12, और अगर ईयर का निकालना है, डेज का निकालना है, तो अपॉन 365। ये देखिए वैल्यू ऑफ टाइम दी हुई अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। अगर किसी ने बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे विड्रॉ किया है पैसा तो 6.5 वैल्यू लेके चलेंगे हम। अगर क्वार्टरली के 7.5, हाफ ईयरली पे 3.5। अगर मिडिल ऑफ द मंथ में लिया तब तो 6 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 महीना होता है तो 6 महीना इधर 6 महीना इधर। अगर एंड ऑफ द मंथ लिया है तो क्या लेंगे? 5.5 लेंगे महीने को, 4.5 लेंगे महीने को। कोई कन्फ्यूजन? भाई देखिए आपने शुरुआत में ले लिया, मान लीजिए आपको देखिए बहुत इससे बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है पर बहुत सिंपल चीज़ होती है। आपका 12 महीने का साल होता है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने छठे महीने के शुरुआत में निकाल लिया, तो अब क्या हुआ? आपके 5 महीने बीते हैं और अभी छठा चल रहा है, इसके बाद भी 6 बाकी, यानी मतलब 6.5 महीने लगभग बचे हुए हैं। तो अगर आप बिगिनिंग पे निकालोगे, 15 तारीख से पहले निकाल लोगे, तो 6.5 महीने बचे हैं। तो आपको क्या करना है? 6.5 महीने के हिसाब से चार्ज करना है। मिडिल में निकालते हो, 15 तारीख को निकालते हो, 16 तारीख को निकालते हो, तो कितना देना होगा आपको? तब आपको 6 महीने, क्योंकि 6 महीने इधर है, 15 से 6 महीने उधर है। अगर एंड में निकालते हो तो 5.5 ही महीने बचे, इधर तो लगभग 6 महीने, 6.5 महीने निकल गए, तो आप 5.5 महीने के हिसाब से निकालोगे। क्वार्टरली में वही जो आप 6 के अराउंड करते हो, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं 3-3 महीने के, तो 3 के अराउंड होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर्स कब? जब डीड परमिट करे। अगर डीड में परमिशन नहीं लिखी है तो क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। सैलरी कमीशन कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर हम ये कह रहे हैं ना कि हम जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन निकालेंगे या नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालेंगे, तो दोनों का फॉर्मूले में अंतर बस इतना है, मैं बताता हूँ। नेट चार्जिंग बिफोर का मतलब ये कि अगर 6% है तो 6/100 होगा, ठीक है। अगर आफ्टर लिखा है, क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो क्या होगा? 6/100 + 6 यानी 106, 6/106। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये पूछ सकता है फॉर्मूला याद। देखिए पता नहीं क्यों PDF में वैल्यूज ऐसे हो जा रहे हैं, तो आपको बस ये समझना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, अगर कमीशन चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट को डील करना है तो 6/100, जो भी परसेंटेज है, मैं एग्जांपल मान रहा हूँ 6%, और अगर आफ्टर करना है तो 6/106। वो देखिए नीचे भी वो 100 के बाद जुड़ा हुआ है ना, तो वो परसेंटेज जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया और आप इतनी देर से देख रहे हो तो अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई कन्फ्यूजन कहीं रह गई हो तो उसको कमेंट करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट करें। साथ ही साथ आपको ये कमेंट करना है कि कंपनीज एक्ट का ईयर क्या होता है। मैं लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ, कंपनीज एक्ट का ईयर क्या होता है? पार्टनरशिप का तो आपने इसमें देख लिया, पार्टनरशिप एक्ट कब का है। कंपनीज एक्ट का आपको एक्चुअल ईयर लिखना है, जो मतलब जहाँ पे शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो अमेंडमेंट ईयर है उसकी बात आप करेंगे। आप बात करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि आपका यूनिट 9 का सिलेबस है, वो भी यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया किस एक्ट से बना है वो भी आप लिखेंगे। सेबी कब की फाइनेंशियल बॉडी है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि आपका कंपनीज एक्ट कब का है, दोनों वाला, मतलब नॉर्मल एक्ट भी और अमेंडमेंट एक्ट भी। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आपका सेबी कब बना था, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी था। मतलब आपने जिसने भी क्वेश्चन सुना, आप पीछे जाकर के वीडियो में सुन लीजिए कि तीनों क्वेश्चन क्या हैं, उसके आंसर कमेंट कर दीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, सर्च करिए, उसको ज्वाइन हो जाइए, वहीं आपको इसकी PDF मिल जाएंगी। और कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो बिल्कुल बेझिझक आप सवाल पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए। वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे बाकी बच्चों को, एक तो बाकी बच्चों को रिलायबिलिटी पता चलती है कि कंटेंट रिलायबल है, दूसरा
जब हम लोग इतना टाइम निकालते हैं आपके लिए तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ उससे किसी को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अगर किसी को बेनिफिट नहीं होगा तो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। तो आप वो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। देखिए आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल का ये नाम भी लिखा हुआ है, ऐसे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे, एक सेकेंड, अगर आप ऐसे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।